जाके देखें कि शेड्यूल 7 जहां काम का बंटवारा है वो स्टेट लिस्ट में आ रहा है कि यूनियन लिस्ट में आ रहा है कि कॉन्करेंट में आ रहा है। आगे से कभी भी जब कानून पे आप काम शुरू करें तो पहले ये देखें किस लिस्ट में आ रहा है। अब लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है। इंटी नंबर 10 मजार, दरगाह, शमशान, कब्रिस्तान, ये कहां आता है? स्टेट लिस्ट की इंटी नंबर 10 में। यानी मजार, दरगाह, शमशान, कब्रिस्तान पे सेंट्रल को कानून बनाने का अधिकारी नहीं है। इसका मतलब ये जो मजार, दरगाह, शमशान, कब्रिस्तान को वक्फ या इस तरह की चीजों में लाया जा रहा है, ये अपने आप में ही वाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे बढ़िए। जमीन, मकान, खेत खलिहान, किराया, किराएदार, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट 2 का इंटी नंबर 18 है। यानी जमीन, मकान, खेत खलिहान भी सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है। किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का। यानी वक्फ के अंदर वो भी नहीं आ सकता। तो फिर वक्फ के अंदर आएगा क्या? जिसको हम दान कहते हैं, अंग्रेजी में उसको चैरिटी कहते हैं और अरबी में उसको क्या कहते हैं? वक्फ। तो फिर आप देखो कि कहां पड़ेगा ये। तो सब कॉन्स्टिट्यूशन में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान का शेड्यूल 3 खोलिए, शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 खोलिए, कॉन्करेंट लिस्ट, उसकी इंटी नंबर 28, उसमें है चैरिटी एंडाउमेंट। यानी जिसको हम दान कहते हैं उसको आप अंग्रेजी में चैरिटी कह सकते हैं, उसको अरबी में आप वक्फ कह सकते हैं। तो यानी वक्फ कहां आया? शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 की इंटी नंबर 28 में आया। अब जब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आया तो सेंट्रल कानून बना सकता है। ठीक है, ये वक्फ एक्ट वहां तक ठीक है कि सेंट्रल इस पे चैरिटी के मामले में कानून बना सकता है। लेकिन सवाल यह है कि शेड्यूल 3 के कॉन्करेंट लिस्ट में जो कानून बनता है वो जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल होता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि शेड्यूल 1 जो यूनियन लिस्ट है या शेड्यूल 3 जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें वो किसी एक कम्युनिटी के लिए कानून बना दे। और इसीलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 पढ़िए। 13 ये कहता है आज की डेट में यानी 26 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हुआ, आज जो भी कानून डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जो कानून पर्टिकुलर किसी के लिए बने हुए, आज के बाद वो नल एंड वाइड हो गए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे